एच टेट दिसंबर 2023, जो 2 दिसंबर को पेपर हुआ था ना एच टेट का, पीजीटी का पेपर हुआ था, उसका ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। पहले पार्ट में हमने सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पार्ट सेकंड में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के करे। आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ की तरफ उसने मुंह करा हुआ है, लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं कि सिर के बल खड़ा हुआ है। एक बार इस बात को आप भूल जाइए कि सिर के बल खड़ा है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अगर सीधा देखा जाए तो उसका लेफ्ट हैंड किस साइड पे होगा? ये उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, है ना? तो लेफ्ट कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। लेकिन जब भी हेड की बात आती है तो वहां पे क्या हो जाती है? डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट साइड पे उसका क्या होगा? फिर लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि if a boat goes 20 km downstream in 1 hour and the same distance upstream in 2 hours, डाउनस्ट्रीम में वो जा रही है 20 किलोमीटर 1 घंटे में और अपस्ट्रीम में जा रही है वो 2 घंटे में। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें बतानी है। तो पहले हम देखते हैं कि डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड रहेगी उसकी। डाउनस्ट्रीम में क्या रही? 20 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना? और वही अपस्ट्रीम में अगर हम देखें तो क्या स्पीड हो जाएगी फिर? अपस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, तो फिर क्या स्पीड होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट हम देख लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए x मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट को। तो डाउन स्ट्रीम वाली क्या है? हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो हमेशा प्लस होती है। इन दोनों का एडिशन करें तभी तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता चलेगी ना। और जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है ना, उसको हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड कितनी है? 20 है डाउनस्ट्रीम की और 10 कितनी है? अपस्ट्रीम की। तो ये प्लस का एस है, ये माइनस का एस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2x बच जाएगा। इस तरफ क्या है? राइट हैंड साइड में 20 + 10 कितना होता है? 30। ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारी कितनी आ जाएगी? 30/2 = 15। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जबकि 3 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो हमें 15 दिए गए हैं, लेकिन 3 कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर हम 15 को क्यों काउंट करेंगे टोटल? फिर हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने बच जाएंगे? 15 में से 3 कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो हम किन को लेके चलेंगे? 12 बच्चों को ही लेके चलेंगे ना फिर तो। हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 हैं। हिंदी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 8 बच्चे पढ़ रहे हैं। और दोनों के हमें नंबर पता नहीं है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है। तो 8 और 7 15, 15 में से 12 गए, किसका नंबर आ जाएगा? बोथ का नंबर। तो 3 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स ए प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। टोटल कितने बच्चे हैं? 35 है। इसमें ए की पोजीशन इन्होंने क्या बताई है? 35 से लास्ट से कितनी है? 7th है। 7 तो है, लेकिन सीधा 7 नहीं करते, उसके लिए हमें पोजीशन निकालने के लिए +1 करना पड़ता है। तो 35 - 7 इज 28 +1 29। तो ए की पोजीशन होगी 29th। बी इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। बी की है 9th पोजीशन टॉप से। ठीक है। तो सी जो है ना वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, तो अब सी की पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी 29 है, बी की क्या है? 9 है। ये इन दोनों के बीच में है, मीन्स 38/2। तो सी की पोजीशन क्या होगी? 19th होगी, है ना? अब इसने पूछा है कि ए की पोजीशन क्या है सी की पोजीशन से। ए की पोजीशन क्या होगी फिर? सी की क्या है? 19th है।
तो ए की क्या है 29 है, तो ए की क्या पोजीशन होगी फिर 10th पोजीशन हो गई ना, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. In a certain code language, CEG is written as TSR, FHJ is written as QPO, then in the same code language IKM is written as, ये हमें बताना है. तो CEG को हम क्या लिख रहे हैं TSR. देखिए CEG को क्या लिख रहे हैं TSR. क्या पैटर्न चल रहा है CE ये इसका सेकंड है, EFG ये इसका सेकंड है, ये रिवर्स हो रहा है मतलब कि माइनस हो रहा है TCS SAR, या फिर आप इधर प्लस कर लीजिए कि S से R जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, या फिर S से T जा रहे हैं तो +1 हो रहा है. तो इसका ये पैटर्न है. देखते हैं कि सेकंड में भी क्या यही फॉलो कर रहे हैं. FHJ को हम लिख देते हैं QPO, है ना. तो FGH हाँ ये भी सेकंड है, HIJ ये भी सेकंड है, OP ये इस तरफ +1 कर रहा है, PQ ये इस तरफ +1 कर रहा है. तो हाँ यही पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो IKM IJK ये भी टू नंबर्स का गैप है ना. KLM इधर भी 2 नंबर्स का होगा. तो नीचे कैसे होगा, नीचे 1 नंबर माइनस होगा. तो n का नंबर पहला तो हमें दे ही दिया कि पहला n है. n से अगर हम एक कम करेंगे तो क्या आएगा JKLM LMN, है ना, LM एंड N. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. ये एक माइनस हो रहा है ना, इधर इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, और अगर इधर आ रहे हैं तो प्लस हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर EAML. कितने बना सकते हैं हम. देखिए EAML से बनाने के लिए देखिए पहला लेटर तो जैसे हमें पता है कि क्या देखने में क्या पता चल रहा है कि पहला लेटर क्या बन सकता है, मील बन सकता है ना. दूसरा मील के अगर उल्टा पुल्टा कर दे तो मेल हो गया, है ना. तीसरा क्या बन सकता है, एक और बन सकता है लेम बन सकता है. ऐसे अगर जितने भी आप सभी इनके वर्ड्स लिखोगे ना तो उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 ही वर्ड्स ऐसे होंगे जो मीनिंगफुल निकल रहे हो. ठीक है, जिनका सार्थक शब्द बनाए जा सकते हो. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. The ratio of an interior angle to the exterior angle of a regular polygon is 7:2. इन्होंने ऐसे बोला है कि देखिए रेशियो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का. तो इंटीरियर एंगल हमें पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अगर हम जोड़ करें तो वो कितना आता है 180 आता है ना. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल का क्या निकलेगा रेशियो, है ना. इन्होंने क्या दिया है, रेशियो दिया इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन. तो स्लाइड को हम क्या मान के चल सकते हैं, x मान लीजिए. 7x क्या है इंटीरियर का हो गया और 2x क्या हो गया एक्सटीरियर का. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 180 अपॉन में 9 20 डिग्री. ठीक है, 20 आ जाएगी हमारी. क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी. ठीक है. द नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑफ पॉलीगन. अब हमें ऐसे बताना है कि कितनी स्लाइड्स है पॉलीगन की. ठीक है. तो इससे क्या होगी एक्सटीरियर एंगल निकालें. अब हम इससे x की वैल्यू आ गई ना 20, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा 2x है. तो 2 इंटू 20 क्या निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है. इससे हमें पता चलेगा कि एक्सटीरियर एंगल तो क्या है 40 डिग्री का है. ठीक है. तो हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का हुआ ना, तो फिर तो टोटल कितना एंगल होता है 360 होता है. हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है स्लाइड्स निकालना है. ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है 40 डिग्री का है ना. तो क्या निकलेगा फिर n की क्या वैल्यू निकल जाएगी, कितनी स्लाइड्स आएगी फिर 360 टोटल है. एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है तो टोटल कितनी स्लाइड्स होगी 9 साइड्स हो जाएगी. समझ में आया कि एक अगर एक्सटीरियर एंगल का जो जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो 40 डिग्री का है
तो टोटल एक स्लाइड का एक्सटीरियर एंगल, एक साइड का, तो टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, उससे हम साइड निकालेंगे, तो उससे हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। हमें नंबर सीरीज का ये निकालना है कि नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी आएगी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट। चलिए, यहाँ पे है 2, 3, 10, 15, 26। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी अगर नंबर के बीच में गैप अगर कम है ना, तो वहां पे या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +7 हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। 15 और 26 में कितने का गैप हो गया, 11 का हो गया। तो ये हमें आगे निकालना है। इससे तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, 1, 7, 5, 11, लेकिन अगर इन दोनों का कुछ करें हम तो शायद कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। 1 से 7 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस का 6 करना पड़ेगा। 7 से 5 में जा रहे हैं तो माइनस का 2 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +6 कर रहे हैं। 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो अब हमें समझ में आ गया क्या पैटर्न होने वाला है। 11 में अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, तभी आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब हम ये 9 26 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 26 + 9 कितना होता है, 35। आया समझ में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। एक पाइप 8 घंटे में भर रही है। पाइप बी क्या है, उसी को 6 घंटे में भर रही है। अगर दोनों पाइप ओपन कर दी जाए और आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, 2 घंटे के बाद में ए वाली जो पाइप है ना वो बंद हो गई, तो फिर पाइप बी कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, ये हिंदी में इसका आप पढ़ लेना। तो क्या बताया क्वेश्चन में कि ए का अगर हम रेट देखें फिल करने का, क्या रेट हुआ ए का, ए का रेट टैंक फिल करने का क्या हुआ, 8 घंटे में फिल कर रही है ना। तो इसका रेट क्या हो गया, 1/8। ऐसे ही अगर हम बी का रेट देखें फिलअप करने का, बी अकेला कितने टाइम में कर रही है, 6 घंटे में, तो 1/6 हो गया। इन्होंने ऐसे बोला है कि पहले 2 घंटे में पाइप, ये दोनों पाइप क्या कर रही है, ओपन है। पहले 2 घंटे में दोनों पाइप ओपन है। तो कंबाइंड रेट अगर हम निकालें फर्स्ट 2 आवर्स के लिए तो क्या हो जाएगा, जो दोनों मिलके काम कर रही है ना, तो 8 6 मतलब कैसा क्या कॉमन होना चाहिए, तो 48 ले लो। 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम और देखते हैं। 16 24, हाँ 24 सही रहेगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो 7/24 ये आ गया इनका कंबाइंड रेट। तो अब 2 घंटे काम किया उन्होंने, तो 2 घंटे में कितना कर दिया फिर, 7/24 इंटू में 2 क्या आ जाएगा, 14/24 कर लो, चाहे यहाँ से ये काट दो, क्या निकल जाएगा हमारा, 7/12। ये आ गया इनका कि उन्होंने इतना काम कर दिया। 2 घंटे में 7/12 टैंक फुल हो गया। अभी बाकी बचा हुआ हमें देखना है कि कितना बच गया। तो टोटल कितना हुआ, 1 हुआ, 1 में से 7/12 फिलअप हो गया, तो बचा कितना, 5/12 भी बच गया ना, है ना। तो अब 5/12 को बी अकेले कितनी देर में भर रहा है, ये देखना है। 5/12 को बी अकेले कितनी देर में भर रहा है, तो इसको डिवाइड कर दें, जो क्या दिया हुआ है हमें, 1/6। 1/6 से जो बी का रेट है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे
तो 1/6 लिखने के बजाय क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6/1 लिखते हैं, है ना। 6 2 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2। चाहे तो 5/2 लिखें, लेकिन इसको आवर्स में प्रॉपरली कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे 2.5 आवर्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन पैटर्न इफ 38 into 15 इज इक्वल टू 32। इन्होंने बोला है कि एक ऐसा पैटर्न आपको समझना है कि जिसमें 38 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ रहा है, 62 को 91 से करें तो 7 आ रहा है, 74 को 81 से करें तो 29 आ रहा है। हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बताना है कि अगर 47 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा। देखिए सीधा क्वेश्चन देखने में तो हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज आ जाएगी। इसका एक पैटर्न है, पैटर्न ऐसा है इसका कि जो ये नंबर्स है ना, जैसे 38 15 गिवन है, तो हम इन नंबर्स को हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 38 है ना, इसको हम लिख देते हैं 83। 15 है, इसको माइनस करेंगे ना, 15 को क्या कर देंगे 51, तो हमारा प्रॉपर 32 आएगा। काफ़ी सारे पैटर्न्स जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे पैटर्न्स ड्रॉ हो सकते हैं। काफ़ी सारे पैटर्न सॉल्यूशन करने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये ऐसे सॉल्व होगा। 38 को हम क्या लिख देंगे 83, 15 को हम क्या लिख देंगे 51, तो हमारा क्या आ जाएगा 32। अब 62 को हम क्या लिख देंगे 26 लिख देंगे ना, है ना। और 91 को 19, तो ये कितना आ रहा है 26 में से 19 गए, 7 ही बचता है ना। ऐसे ही 74 का उल्टा क्या हो जाएगा 47, 81 का उल्टा 18, इसको माइनस करेंगे तब हमारा आंसर 29 आता है। ऐसे ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 74 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 3 गए 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, इन्होंने पूछा कि इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 2002, 17 दिसंबर 2002 को इन्होंने बोला है क्या है सैटरडे है। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑन 22 दिसंबर 2004। अब हमें बताना है कि 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए पहला तो हमको ये समझ में आ रहा है कि सीधा 2 साल तो सीधा है ही है। ठीक है, बीच में कौन सा आ गया 2003, और जी 2003 था ना, एक मजे की बात बताऊं, ये लीप ईयर था। ठीक है, इसी वजह से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। तो यहाँ पे 2002 से 2003 तक पहुंचने में कितने दिन लगे 365 डेज हो गए कंप्लीट। अब 2003 से 2004 पहुंचने में लीप ईयर है, इस वजह से कितने डेज हो गए 366 हो गए, है ना। अब 17 दिसंबर से 22 दिसंबर में से अगर 17 माइनस करें तो कितने दिन हो जाएंगे हमारे, कितने दिन और हो जाएंगे 5 हो गए ना, 17 और 5 22 होते हैं, तो 5 दिन टोटल कितने दिन हो गए, टोटल हमारे हो गए 736 डेज हो गए। इतने दिन बाद का हमें बताना है कि कौन सा डे है, कि उस दिन सैटरडे था। तो अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अब कितने हफ्ते हो गए, हफ्ते काउंट करें कितने हफ्ते हो गए यहाँ पे 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। ठीक है, 105 हफ्ते, एक बच गया फिर भी वो एक दिन हो गया। तो कंप्लीट तो 105 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए, प्लस में जो एक दिन है ना अब सैटरडे में वो एक दिन हम जोड़ देंगे। ठीक है, सैटरडे में अगर एक दिन जोड़ेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा कौन सा आता है सैटरडे के बाद, दैट इज संडे। ठीक है, रविवार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज इज Z1A X2D V6Z T21Z।
तो इसको समझने के लिए थोड़ा पैटर्न समझते हैं। पहला मेरे को लग रहा है कि अलग अलग तरीके से समझते हैं कि फर्स्ट लेटर का देखते हैं पहले हम। पहले में क्या है, Z है, फिर X है, फिर V है और फिर T है। तो X Y Z मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में -2 हो रहा है। X U V -2 हो रहा है। TUV X TUV W सॉरी XWV, हाँ XWV 2 आ जाएगा। VUT TUV हो गया ना, तो इसमें भी -2। तो ये तो समझ में होगा कि -2 जा रहा है, तो नेक्स्ट -2 होगा तो क्या आएगा, T RST, हाँ R। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे R आएगा, लेकिन R तो अब सभी में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर्स देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 1। दूसरा नंबर क्या है, 2। तीसरा नंबर क्या है, 6। रुकिए पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि सही से आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, पहला नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा 2 नंबर हो गया। तीसरा 6 हो गया। फिर 21 है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब 1 से जब हम जा रहे हैं 2 पे, तो इसका क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखिए प्लस तो नहीं हो रहा है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की कुछ चीज हो रही है। अगर हम 1 इंटू 1+1 करें तो क्या आएगा, 1 1 1 एंड 1 2। यही चीज अगर हम यहाँ पर कर दें कि 2 इंटू 2+2, 2 2 ज़ा 4, 4+2 6। यही चीज अगर मैं तीसरे नंबर के लिए कर दूं तो 6 इंटू 3+3, 6 3 ज़ा 18, 18+3 21। और यही चीज अगर मैं फोर्थ नंबर के लिए कर दूं तो 21 इंटू 4+4, 21 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84+4 क्या आ जाएगा हमारा, 88। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 88 आएगा। वो कहाँ पे है, 87 87 88। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेगी 3 एंड 4, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरी चीज का, उसके लिए एक और कलर का पेन ले लेते हैं। लास्ट में क्या है, ए, मतलब कि हमें दिया गया है ए डी जी जे और नेक्स्ट हमें बताना है। तो ए से डी तक जाने में क्या लग रहा है हमें, ए बी सी डी मतलब कि +3 कर रहे हैं। डी ई एफ जी यहाँ पे भी 3 का प्लस हो रहा है, तो इससे हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो जे के बाद 3 और ऐड करेंगे तो जे के एल एम, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एम आएगा ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा पैटर्न फॉलो किया है इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। In English alphabet, the number of letters skipped in between adjacent letters in the series is decreased by 1। मतलब कि जो ये लेटर्स दिए गए ना, जैसे तो चाहे कैसे भी दिए गए, तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार तो जैसे ऐसे लगा लीजिए कि अगर पहला लेटर है ना, तो अगर ये 10 लेटर पे है तो दूसरा 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूल, ऐसी कौन सी सीरीज है जो रूल को ऑब्जर्व कर रही है। देखते हैं कि डी से जे तक जाने पे क्या आता है। देखिए ये आसानी से पता है कैसे समझ में आएगा, ज्यादा ये हमको समझ में आएगा जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। वेट अ मिनट, डी से जे पे जाने पे कितना लग रहा है हमको, डी ई यहाँ पे लिखें क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा नंबर हो गए 5। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, जे से ओ पे जाने के लिए 4 नंबर्स होने चाहिए, जे के एल एम एन, हाँ ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा ओ से आगे टी आ गया, तो ओ से आगे टी पे पहुंच रहे हैं, 3 नंबर चाहिए, ओ पी क्यू आर एस, ये तो 4 नंबर हो गए, तो ये वाला तो नहीं होगा। ऐसे ही हम दूसरा सॉल्व करके देखेंगे कि
डी डी जे ओ, ये तो हमें डी से जे तक का तो हमें पता ही है, हम आगे ओ से एस का देख रहे हैं, ओ पे देख रहे हैं कि ये दो तो हमें पता ही होगा, ये दो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। इन दोनों में से देखते हैं कि ओ से आगे क्या आएगा। ओ पी क्यू आर, एस आना चाहिए आगे। तो 3 नंबर हो गए नहीं है, हाँ एस आएगा, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अब एस से आगे 2 ही नंबर आएंगे, एस पी क्यू आर एस टी यू, वी आना चाहिए यहाँ पे, दिस वन। सो करेक्ट ऑप्शन है ये 2 हो गए ना, मतलब कि एक एक नंबर से डिक्रीज कर रहा हो जो, ठीक है, आया समझ में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ circumcircle of triangle made by x-axis, y-axis and 4x plus 3y equals to 12। हमें रेडियस बतानी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होता है, यही पता होना चाहिए ना, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वहां पे हम क्या करेंगे, अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम, तो वहां पे क्या मान के चलते हैं, y को हम 0 मान के चलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 12, क्योंकि y तो 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना। तो ये एक सिचुएशन आ गई हमारे पास में, इसको हम मान लेते हैं a। वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। तो एक हमारी सिचुएशन हमारे पास क्या आ गई कि a की वैल्यू क्या आ गई, या तो x की 3 और y 0, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि वही हम y एक्सिस पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे x 0 होगा, तो क्या है कि 3y इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन में 3, यहाँ पे 4। तो दूसरे पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 0 4, है ना। तो एक और हमारे पास क्या चीज आ गई, हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं b, जहाँ पे 0 और 4 आ रहा है। एक और पॉइंट क्या गया जहाँ पे दोनों 0 है ना, 0 0। आया समझ में, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सर्कम रेडियस निकालने का, सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारा हाइपोटेनस होता है ना, इसका अगर हम डायग्राम बनाए ना, कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखिए इन्होंने ट्राइंगल तो ऐसा ही बताया है, ऐसा ट्राइंगल बताया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जैसे हम पॉइंट निकालते हैं तो वहां पर बी का पॉइंट यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बात बोलिए कि जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जो हाइपोटेनस होता है ना, यानी कि ए बी का अंडर रूट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। जो हम निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, है ना। वेट अ मिनट, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे फिर हम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसको कर देंगे हम अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगी, ए क्या है हमारा, ए क्या गिवन है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 0, 3 और 0 को अगर हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और बी का क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो ये क्या हो गया 25। 25 का रूट करेंगे तो वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। तो अब 5 का हमें क्या करना है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ये क्या होती है, रेडियस होती है सर्कम सर्कल की, कोई भी ट्राइंगल की, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, 5 हमारा हाइपोटेनस आया है, इसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2.5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि find the least number which must be added to 15463 so that the resulting number is exactly divisible by 107। ये बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन ही ले लें कि 107 में अगर हम 52 को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारा क्या आएगा आंसर, यही देख लेते हैं। अगर हम 107 में 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चाहे ऐसे कर लो कि 15463 में 52 को ऐड कर लो, ठीक है, सॉरी हाँ ऐसे करना है कि ऐड करना लेके चलना है, सच्ची ऐड करना, मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया आपको कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बोला कि सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 107। ऐसा क्या ऐड किया जाए, अगर हम 52 इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो क्या ये 107 से डिवाइड हो जाएगा, ये हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो 3 और 2 5, 6 और 5 11, 4 और 1 5, 5 फिर 5 एंड फिर 1, इसको 107 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 107 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा 145 पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what proportion of water must be added to milk to gain 20% by selling it at the cost price। ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन हम मिल्क में ऐड करें कि उसका 20% गेन हमको, ये भी हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। कि अगर हम इसका पहला ऑप्शन लेके चलें कि 5:1:5 दे रखा है, मतलब कि 6 किलो हो गया। मान लीजिए कि हम 1 किलो दूध 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है, तो वरना हमारा कॉस्ट प्राइस, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे अगर हम लेके चलें, वरना 6 किलो दूध का कितना आता, 6 kg मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना आता, 60 रुपए आता ना। अभी कितना आ रहा है इसमें, क्योंकि 5 किलो ही लग रहा है ना दूध, तो 1 किलो पानी लग रहा है जिसको हम फ्री मान के लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, 50 रुपए। तो गेन कितने का हो गया हमको, 10 रुपए का गेन हो गया ना। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है हमको, 50 रुपए की। तो इस गेन का अगर परसेंटेज हम देखें तो ये 20% आ रहा है और हमें गेन कितना दिया हुआ है, 20%। तो दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of compound interest and simple interest on a certain sum at rate of 4% for 2 years। हमें रेशियो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड, अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। तो पी आर टी अपॉन में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारे पास पी क्या है, 100 है, ये हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 100 अपॉन में इंटू में रेट क्या है 4 और ईयर्स कितने हैं 2 अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 8 रुपए आ गया भाई। ठीक है, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 8 रुपए आ गया। अब निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 टी माइनस में पी। तो पी हम कितना लेके चले थे, 100, 1 रेट कितना है 0.4, तो इसको मैं 0 पॉइंट लिख दूँ, 0.04 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टी टाइम पीरियड कितना है 2 साल और माइनस में पी 100। ठीक है, तो 100 1 प्लस अगर 0.04 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.04, यस 1.04 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू में क्या हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारे क्या आ जाएगा 1.04 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1.0816
इनटू में 100 है, माइनस में भी 100 है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 108.16 माइनस 100, तो हमारा कितना आ गया रेट फिर 8.16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रेट आ गया 8.16। अब इन्होंने पूछा है कि हमें उनका रेशो बताना है। रेशो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, है ना। रेशो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, उससे इनका रेशो निकल जाएगा, ठीक है। तो दिया क्या है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 8.16। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर ले लो क्योंकि उन्होंने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है, ठीक है। तो सीधा तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे 100 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास इक्वल नंबर आ जाए। और जब हम इनको काटा पीटी जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि 8 से ही लगा लो, अगर 8 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ पे 102 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 से कर दिया, 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10, तो एक एंड 2 वन जा 2, तो क्या आ गया 51:50। ये आएगा हमारा करेक्ट आंसर 77 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। इफ ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद शेयर्स इन रेशियो, इनका रेशियो ये दिया गया है, 4 महीने के बाद में ए का शेयर 50% से बढ़ जाएगा, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इज 21,600, तो फिर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि वेट अ मिनट, थोड़ा सा खुला स्पेस ले ले, हाँ यहाँ पे करते हैं। तो ए बी सी का रेशियो में पता है 7/2, क्या क्या रेशियो है, ए का रेशियो क्या है जैसे 7/2, ये हो गया ए का, बी का क्या हो गया 4/3 और सी का क्या हो गया 6/5। अगर मैं इनको एलसीएम ले लूँ 2, 3 और 5 का, 2, 3, 5 का एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। इनका तो वैसे कुछ कहीं सीधा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई नंबर से नहीं होगा। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में 30 आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये तीनों टर्म्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं इनको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 7 जा क्या आ जाएगा 105, और ये क्या आ जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारे आ गए इनके रेशियोज, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि ए ने, इनके रेशियोज क्या हो गए 105, देखिए 105 ये हो गया ए का, ए इज टू बी इज टू सी, तो बी का क्या हो गया 40 और सी को क्या हो गया 36, ये इनके रेशियोज आ गए, ठीक है। अब बोला है कि अगर ए इंक्रीज कर देता है शेयर बाय 50% 4 महीने के बाद में, तो अगर ए की अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालें तो 4 महीने के अप टू 4 महीने क्या क्या होगी उसकी, 4 महीने की अगर हम निकालें तो 420 हो जाएगा, है ना। 4 महीने के बाद में क्या किया कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% जो है ना 50% 105 का उसने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। तो 50% ऑफ 105 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा कुछ 1.57 1.7.5 ये हमारा इतना आएगा। तो अगले 8 महीने का इस रेट पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगले 8 महीने का, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1260, ठीक है। ये हो गई ए की इन्वेस्टमेंट, आई समझ में। तो ये आ गया ए का, ठीक है। बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना रेशियो था 40 था, इसका तो सेम मंथ में सब कुछ सेम चल रहा है, तो इसकी क्या अमाउंट आ जाएगी 480 आ जाएगी। सी का अगर हम निकालें, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है इनका, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अभी जो हम निकाल रहे हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो 36 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा, इस पे आएगा हमारा 432, ठीक है। तो ये जो आया ना 1260, 480 और 432, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये हमारा था इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो,
ठीक है, पार्टनरशिप रेशियो लगा लीजिए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब इन्होंने पूछा हमसे, अगर इसको थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इनको, तो जैसे 24 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 24 टू ज़ा 48, और 24 से अगर इसको करेंगे तो हमारा 18 आएगा, और अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 70 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें बी का शेयर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो अब हम बताते हैं कि बी का शेयर कितना होगा। तो बी का कितना है, 20 है। टोटल कितना है, 7 और 2 9, 90, 90 और 100, 108। 108 में से 20 का शेयर हमें बताना है। अब प्रॉफिट हमारा कितना है, 21,600। वेट अ मिनट, थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। बी का शेयर हमें पता चल गया, प्रॉफिट में से सीधा ही कैलकुलेट करना है। अब तो 20/108 इंटू में प्रॉफिट कितना है, 21,600। तो हमारा क्या आ जाएगा, 108 को अगर सीधा 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये सीधा जाएगा बिल्कुल, है ना। 2 2 ज़ा 4 और 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक करके एक बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man sold, wait a minute, next question is, a man sold an article at a loss of 20%। एक मैन ने अपना आर्टिकल 20% के लॉस पे बेच दिया। ठीक है, इफ he sell article of for raise 12 more he would gain 10%। हम रेट से देख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 22 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले एक बार अपन इन दोनों को चेक करते हैं। 30 से देख लेते हैं कि अगर 30 रुपए देख लीजिए, उसने लॉस पे बेचा है, तो लॉस कितना हो गया, 80% हो गया, है ना। तो क्या हुआ, 30 रुपए का आर्टिकल जब उसने 24 में बेचा तो उसको 20% लॉस हो गया। अब वो बोल रहा है कि इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रेज 12 मोर, अगर वो उसको 12 रुपए फालतू बेचता है, 30 में 12 जोड़ दो, 30 और 12 42 हो गए, तो उसको कितना गेन होता है, 10% का गेन होता है। तो गेन कितना निकलेगा, 30 का अगर 110% अगर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 33। तो ये तो मैच नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी, ये तो 33 हुआ ना, और उसमें 12 जोड़ने की बात कर रहा है। इसमें 24 में 12 जो 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36 हो गया, यहाँ पे 33 आया, तो ये तो सही नहीं आएगा। हम अब ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर 40 को। ठीक है, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हम लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को, 40 को लेके चलते हैं कि अगर 40, वेट अ मिनट, 40 देख लेते हैं कि अगर 40 रुपीज वाली कोई भी आइटम को वो 20% लॉस पे बेच रहा है, 18/100। अगर आपको ये तो समझ में आएगा कि मैंने 80 यहाँ पे क्यों लिया है, कि जब 20% अगर लॉस हो रहा है ना, तो उसको पहले से 20% माइनस कर दो, इसकी बजाय कि आप 20% निकालोगे फिर उसमें टोटल में से माइनस करोगे, उससे अच्छा कि आप पहले ही 100 में से उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। तो 40 से क्या आ जाएगा, 4 8 जा 30, 8 4 जा 4 8 जा यस 32 आ गया। अब वो बोल रहा है कि उस आर्टिकल को 12 मोर पे बेचेगा। 32 में अगर हम 12 जोड़ दें तो 44 आ गया, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था कि 24 में जब 12 जोड़ा था तो तब हमारा क्या आया था, 36 आया था, लेकिन उसका 10% गेन पे अगर हम बेच रहे हैं तो कितना बन रहा था, 33 बन रहा था। तो अब अगर कितना आएगा, 44 आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर 40 को 10% गेन कितना होगा 40 का, तो 110। 10 किस लिए लिया है, क्योंकि 10% गेन हो रहा है, गेन के लिए हम उसको 100 में एडिशन कर देंगे और लॉस के लिए उसको माइनस कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। तो ये हमारा आ जाएगा 44। यस, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है 80th क्वेश्चन। इन्होंने हमको ये कंडीशंस दी है, a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 अपॉन में 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a की पावर -1/2 एंड 1 प्लस a की 1 प्लस रूट a इज इक्वल टू, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा मेरे को रफ पेज, मैं रफ पेज पे करवाती हूँ, रुकिए एक बार इक्वेशन।
चलिए हम यहीं पे कर लेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि हम जो इक्वेशन है a की पावर 1/2, ये तो हमको पता है ना कि जो a होता है अगर उसकी 1/2 पावर है तो उसको हम √a लिखते हैं, ठीक है। अगर -1/2 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 में √a। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब a की पावर 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √a लिख सकते हैं ना, है ना। वेट अ मिनट, √a लिख सकते हैं यहाँ पे, तो √a लिख दिया। प्लस में -1/2 है तो यहाँ पे मैं 1 में √a लिख सकती हूँ, है ना। अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस में a। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस a की पावर 1 माइनस का 1/2 है तो यहाँ पे मैं √a लिख सकती हूँ, 1 में √a। नीचे क्या दिया गया, 1 प्लस √a, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन का एलसीएम लूँ, फॉर एग्जाम्पल √a+1/√a का जब मैं एलसीएम लूंगी तो नीचे तो √a हो जाएगा, लेकिन इससे ये कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में 1, ये हमारी इधर वाले साइड आ जाएगी। ऐसे ही अगर इधर वाले साइड में करूँ 1 माइनस में 1/√a, तो यहाँ पे क्या एलसीएम लेके हमारा क्या आ जाएगा, √a नीचे रह जाएगा, ऊपर चल जाएगा √a माइनस में 1, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो अब मैं सीधा क्या डायरेक्ट एलसीएम जो हमने निकाला वो डायरेक्ट लिख दूं, है ना। वेट अ मिनट, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने एलसीएम निकाला है उसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आया था, a+1, जो √a है, क्या मैं इसको सीधा नीचे लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस में a हो जाएगा। इधर वाले स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, √a आया था हमारा माइनस में 1, जो नीचे वाला √a था क्या मैं उसको नीचे लेके जा सकती हूँ, हाँ नीचे लेके जा सकती हैं। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में √a। तो एक बार इधर वाले स्टेटमेंट को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, हम ये वाले स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट, तो ये वाले स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे कि जो हमें ये वाले स्टेटमेंट है ना उसको हम क्या कर दें, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करना तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान तो ना कि नीचे वाला जो भी नंबर होता है उसका साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ मतलब कि यहाँ पर हम माइनस का √a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपॉन में भी यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस √a। आया समझ में? तो हमारी क्या स्टेटमेंट आएगी, √a-1 इंटू में 1 माइनस √a। वेट अ मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाले के साथ जब हम 1 माइनस √a को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले के साथ ऐसे 1 माइनस √a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, √a को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, √a ही आ जाएगा, है ना। -1, तो दोनों -1 की स्टेटमेंट होगी तो ये क्या हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा √a-1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली स्टेटमेंट हम देखें तो नीचे वाली में क्या होगा कि √a, इससे तो ये कैंसिल हो गया, है ना। बचा क्या हमारे पास, रूट से रूट कैंसिल हो गया ना, तो नीचे हमारे पास ये आ जाएगा कि √a तो कॉमन बाहर ही, है ना, √a बाहर कॉमन होगा, अंदर की साइड a का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया, है ना। सॉरी कैंसिल कैसे हो गया, कैंसिल थोड़ी ना हो सकता है, ये तो साइंस ही अलग अलग है। वही मैं सोचूं मैं क्या बोले जा रही हूँ, पता नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने कुछ गलती से पता नहीं क्यों बोल दिया। 1 प्लस में यहाँ पे हमारा क्या था, 1 प्लस में √a था, है ना।
रूट ए था यहाँ पे 1 प्लस में, और उसमें हमने लिखा था यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट ए से, है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ गया नीचे, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है ना, वही चीज आ गई। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए इंटू में बी, तो ये आ जाएगा। और नीचे जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर की साइड वाली तो क्या आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया हमारे पास, a प्लस 1 माइनस 2 रूट ए, है ना। ये आ गई हमारे पास में एक कंडीशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि अब हमें जो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, वेट अ मिनट, हमारी ये वाली स्टेटमेंट और जो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी, अब हम उनको एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि रूट ए प्लस 1 अपॉन में रूट ए, सॉरी ये वाली मैंने उसको सॉल्यूशन करके वाली नहीं लिया, सॉल्व कर रखा है इसको तो हमने आगे, ये वाली कंडीशन को लेंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा कि a प्लस वन अपॉन में रूट ए ब्रैकेट 1 माइनस में a, एडिशन कर देंगे किसका, a प्लस 1 माइनस में 2 रूट ए अपॉन में रूट ए माइनस में 1। तो इधर क्या है कि 1 माइनस ही है और इधर a माइनस 1 है। क्या मैं इसके साइन चेंज कर दूं, तो अगर मैं इसके इस तरफ माइनस का निशान लगा दूंगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो नीचे का साइन क्या बन जाएगा, नीचे का साइन बन जाएगा रूट ए माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ए, है ना। ये बन जाएगा फिर तो इसका ये वाली चीज बन जाएगी, है ना, आया समझ। तो अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिया, अब दोनों का सिमिलर हो गया, नीचे का दोनों का सेम हो गया ना, रूट ए हो गया, 1 माइनस ए हो गया, है ना। तो इससे अब क्या होगा, कॉमन ले सकते हैं हम नीचे, है ना, हम नीचे कॉमन ले सकते हैं अब तो, कि रूट ए 1 माइनस में ए, ये कॉमन हो गया हमारा नीचे वाला। अब ऊपर वाला हम जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a प्लस वन, इधर क्या है, इसका माइनस का साइन था ना, मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, माइनस का साइन था इधर, हाँ माइनस का साइन, ये वाला साइन, जो ये वाला साइन था, अब उसको एडिशन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस का साइन जब हम इसको प्लस के साथ में करेंगे तो ये वाला साइन हमारा बदल के माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पे क्या जाएगा, a प्लस में 1 माइनस का 2 रूट ए। ठीक है, तो प्लस का a माइनस का a कट गया। ठीक है, ये प्लस का 1 है और इधर इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। साइन चेंज होने पे ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस का और ये प्लस का, तो इससे ये भी कट हो गया, बचा क्या, 2 रूट ए अपॉन में रूट ए 1 माइनस में a। तो रूट ए से रूट ए कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 2 अपॉन में 1 माइनस में a। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 4। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। कि देखिए हमें स्टेटमेंट दी गई है,
a की पावर -1/2, 1/2 -1/2, इसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, रूट a हो जाएगा, 1 बाई में रूट a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा, 1 माइनस में a है, कोई पावर -1/2 है, तो वहां यहाँ पे भी 1 माइनस में 1 अपॉन में रूट a आ जाएगा, जो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसके नीचे 1 माइनस में a दिया गया है, तो ये हमने लिख दिया, 1 प्लस में रूट a दे रखा है, तो ये ऐसे लिख दिया। इसको छोड़ देंगे, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो फिर हमारे पास में एलसीएम निकालने के बाद में ये वाली स्टेटमेंट आएगी, दोनों की स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, हम उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाला डिनोमिनेटर, जो ये नीचे वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उसका साइन चेंज करके हम उसी स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका साइन चेंज हमने माइनस में किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट निकल के आई। ठीक है, जब इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट आई। ठीक है, इस स्टेटमेंट को फिर हमने इस स्टेटमेंट के साथ में जोड़ दिया, लेकिन माइनस कब हुआ, क्योंकि हमें नीचे का साइन चेंज करने के लिए, ये वाला साइन चेंज करने के लिए जब हमने माइनस लगाया तो ये नीचे का माइनस जब ऊपर जाके प्लस कर रहा है तो वो उस सभी के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जैसे हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। So next question is historical village Sug is located in, कहाँ पर located है ये वाला, ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, so the correct answer is option number 3। 82nd question है which हरियाणवी conquered Mount Elbrus in August 2023। 2023 में किस हरियाणवी ने माउंट एल्बर्स पर फतेह हासिल किया था, तो उनका नाम था रोहताश बिश्नोई थे वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। Who among the following governors of Haryana was an ICS officer? ICS ऑफिसर कौन था, जो गवर्नर भी था हरियाणा के जो थे, तो वो थे श्री धर्मवीर थे ना, वो थे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। द एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मौर्य पीरियड इज फाउंड एट, इसका आंसर तोपारा और थानेसर, ये दोनों ही दिए गए थे जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अंदर। सो जिसने भी फर्स्ट सिलेक्ट किया और थर्ड सिलेक्ट किया उन दोनों के क्वेश्चन ये सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, गीता जयंती के कौन से मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको मार्गशीर्ष या फिर मार्गशीर्ष में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, का चीफ कमिश्नर कौन है, तो इनके चीफ कमिश्नर हैं श्री टी.सी. गुप्ता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संधु निश्चल दास, साधु निश्चल दास के बारे में कथनों को पढ़िए। ही वॉज अ दादूज डिसिपाइल, दादू के शिष्य थे जी, नहीं वो दादू के शिष्य नहीं थे, वो थे स्वामी आनंदपुरी के शिष्य, स्वामी आनंदपुरी के शिष्य थे वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ही कंपाइल्ड अ बुक विचार सागर, हाँ जी विचार सागर उन्होंने बुक लिखी थी, क्योंकि वो फिलोसोफर माने जाते हैं ना अद्वैत वेदांता के, अद्वैत वेदांता उन्होंने लिखा है। विचार सागर उन्होंने एक बुक कंपाइल की है, अद्वैत वेदांता में उनको फिलोसोफर माना गया है, फिलोसोफर है, उन्होंने अद्वैत वेदांता के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, 88 क्वेश्चन इन हरियाणा वेयर द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का, तो वैसे तो 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, पर मुझे पता नहीं इसके अंदर आंसर की में इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, मे बी नवंबर करके ड्रॉप किया गया, लेकिन जो इसका करेक्ट अगर ईयर की बात की जाए तो 1966 में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, वेयर इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, तो हरियाणा के अंदर ये लोकेटेड है भाई सोनीपत में।
तो आज के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जीके के, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीथिंग। आई होप आपको सेशन पसंद में आया होगा एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बाकी 60 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।